और दोस्तों, हम जीआईसी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए सोशोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जीवी पी क्रोपोटकिन, रेटनहॉफर, एल.टी. हॉबाउ। सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला कौन था? जी वीको ने सर्वप्रथम सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या की थी। जी वीको ने सहयोग की सबसे पहले व्यवस्थित व्याख्या की और समाज के विकास में इसकी भूमिका बताई। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया आत्मसात्मीकरण है, सहयोग है, प्रतियोगिता है या फिर समायोजन है? तो विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया किसको माना गया है? प्रतियोगिता को माना गया है। प्रतियोगिता में व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए यह विघटनात्मक प्रक्रिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? जो सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं वो हमें बतानी है। सहयोग है सहयोगात्मक, या प्रतिस्पर्धा है, या संघर्ष है, या अनुकूलन है? जो इसमें से सहयोगात्मक है वो हमें बतानी है। तो सहयोगात्मक प्रक्रियाओं में एक हमारा यहाँ पे सहयोग तो है ही सहयोगात्मक प्रक्रिया, और अनुकूलन भी है। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष ये सहयोगात्मक प्रक्रियाएं नहीं है। तो 1 और 4 यहाँ पे आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे डी ऑप्शन। सहयोग और अनुकूलन समाज में संतुलन और एकता बनाए रखते हैं, इसलिए ये सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है? जो सहयोगी प्रक्रिया का प्रकार नहीं है, क्या नहीं है? समायोजन नहीं है, या फिर आत्मसात्मीकरण नहीं है, या प्रतियोगिता नहीं है, या फिर सहयोग नहीं है। सहयोगी प्रक्रिया का प्रकार नहीं है, तो क्या नहीं है? प्रतियोगिता नहीं, समायोजन, आत्मसात्मीकरण और सहयोग, ये सब क्या है? सहयोगी प्रक्रिया के प्रकार हैं। प्रतियोगिता सहयोग के विपरीत होती है, इसलिए यह सहयोगी प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किसने की है? इवोगार्ड्स ने, मैकाइवर या पेज ने? तो इसका सहयोग, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किसने की है? मैकाइवर और पेज ने की हुई है। मैकाइवर और पेज ने सहयोग को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने चरम रूप में प्रतिस्पर्धा का पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। अपने चरम रूप में प्रतिस्पर्धा का जब रूप परिवर्तन हो जाता है तो वो सहयोग होता है, या व्यवस्थापन होता है, या समायोजन होता है, या फिर संघर्ष होता है? तो जब प्रतिस्पर्धा का पूर्ण परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? संघर्ष बन जाता है। अत्यधिक जो प्रतिस्पर्धा होती है अंततः संघर्ष में ही बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतियोगिता के शून्य योग, जीरो सम खेल से क्या तात्पर्य है? जो ये शून्य योग है, जीरो सम खेल है, इसका तात्पर्य सभी को लाभ होता है, या किसी को लाभ नहीं होता है, या फिर एक का लाभ दूसरे की हानि होती है, या फिर सभी समान स्थिति में रहते हैं। तो जो प्रतियोगिता का शून्य योग, जीरो सम होता है, इसमें एक का लाभ और दूसरे की हानि होती है। जीरो सम स्थिति में एक की जीत और दूसरे की हार होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिस्पर्धा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सहयोग को बढ़ाना, लक्ष्य प्राप्त करना, संघर्ष करना, या सामाजिक एकता? प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब? प्रतिस्पर्धा में सहयोग होता है? नहीं होता। लक्ष्य प्राप्त करना क्या होता है? बिल्कुल होता है। संघर्ष होता है, सामाजिक एकता होती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लक्ष्य प्राप्त करना। प्रतिस्पर्धा में इंसान अपना लक्ष्य ही प्राप्त करना चाहता है। प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य किसी लक्ष्य या संसाधन को प्राप्त करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिस्पर्धा का स्वरूप कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है, अवैयक्तिक होता है, सहयोग होता है, सहयोगात्मक, या फिर नैतिक? तो प्रतिस्पर्धा का स्वरूप अवैयक्तिक होता है। प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति सीधे टकराव नहीं होता है, इसलिए यह अवैयक्तिक होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से संघर्ष किसे कहा जाता है? समाजशास्त्रीय दृष्टि से संघर्ष किसे कहते हैं? सहयोग की प्रक्रिया को संघर्ष कहते हैं, या व्यक्तियों के बीच प्रेम को संघर्ष कहते हैं, या विरोध एवं टकराव की प्रक्रिया को संघर्ष कहते हैं, या अनुकूलन की प्रक्रिया को कहते हैं? समाजशास्त्रीय दृष्टि से संघर्ष किसे कहा जाता है? जो संघर्ष होता है इसमें विरोध या टकराव होता है, सहयोग भी नहीं होता है, व्यक्तियों के बीच प्रेम भी नहीं होता, अनुकूलन भी नहीं होता है, ये सब सहयोग के पार्ट हैं।
तो जो संघर्ष होता है किसमें होता है? विरोध या टकराव की प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से संघर्ष का प्रमुख लक्षण क्या है? संघर्ष का प्रमुख लक्षण सहयोग है, प्रतियोगिता है, प्रत्यक्ष टकराव है या फिर समायोजन है। तो संघर्ष में क्या होता है? संघर्ष में प्रत्यक्ष टकराव, सहयोग भी नहीं होता, प्रतियोगिता भी नहीं, समायोजन भी नहीं, प्रत्यक्ष टकराव संघर्ष का लक्षण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है। यह कथन किसका है? संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, ऐसा किसने कहा है? कोजर ने कहा है, जॉर्ज सीमेल ने कहा है, या मैक्स वेबर ने कहा है, या फिर कार्ल मार्क्स ने कहा है? तो संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, ये जॉर्ज सीमेल ने कहा हुआ है संघर्ष को स्थायी विशेषता। सीमेल के अनुसार संघर्ष समाज में हमेशा उपस्थित किसी न किसी रूप में रहता है। संघर्ष का सकारात्मक पहलू क्या होता है? संघर्ष का जो सकारात्मक पहलू, ये समाज में विघटन है या फिर एकता में वृद्धि है या फिर अशांति है या अव्यवस्था। तो इसका अगर हम सकारात्मक पहलू देखेंगे तो एकता में वृद्धि संघर्ष से होती। संघर्ष कभी कभी समूह में क्या करता है? एकता बढ़ा देता है। पर संस्कृतिकरण का प्रमुख कारण क्या है? पर संस्कृतिकरण का प्रमुख कारण सांस्कृतिक संघर्ष है, संस्कृति का हस्तांतरण है। ए और बी दोनों है, या तो फिर कोई नहीं। तो जो पर संस्कृतिकरण होता है, सांस्कृतिक संघर्ष भी होता है और संस्कृति का हस्तांतरण होता है, इसमें दोनों होते हैं, दोनों ही सही हो जाएंगे। पर संस्कृतिकरण में सांस्कृतिक संपर्क और हस्तांतरण दोनों शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब अल्पसंख्यक संस्कृति बहुसंख्यक संस्कृति को पूरी तरह अपना लेती है तो यह किसका उदाहरण है? जब अल्पसंख्यक संस्कृति क्या करती है? बहुसंख्यक को पूरी तरह अपना लेती, तो ये समायोजन होता है, आत्मसात्मीकरण होता है, सांस्कृतिक प्रतिरोध होता है या संकरण होता है। तो ये आत्मसात्मीकरण होता है जब कोई अल्पसंख्यक संस्कृति जो बहुसंख्यक संस्कृति है उनको क्या करेगी? पूरी तरीके से अपना लेगी, तो आत्मसात कर लेगी, तो वो आत्मसात्मीकरण हो जाता है। आत्मसात्मीकरण में एक संस्कृति दूसरी में पूरी तरह विलीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विभिन्न और किन्हीं भाषाओं का विकास हुआ है? विभिन्न और किन्हीं भाषाओं का विकास हुआ है? संस्कृतियों के बीच सामाजिक समूह, परस्पर संपर्क या फिर सांस्कृतिक व्यवहार। विभिन्न और किन्हीं भाषाओं का विकास किससे हुआ? भाषाओं का विकास परस्पर संपर्क से हुआ है। भाषाओं का विकास मुख्यतः विभिन्न संस्कृतियों और समाजों के बीच संपर्क से होता है। जब लोग आपस में संवाद करते हैं तो नई भाषाएं और बोलियां विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर संस्कृतिकरण में उत्पन्न पहचान संकट किसका परिणाम है? पर संस्कृतिकरण में जो पहचान संकट उत्पन्न होता है ये किसका परिणाम है? सामाजिक परिवर्तन का है, वैचारिक बदलाव का है, संस्कृति का क्षरण है या फिर शिक्षा का प्रकार है, प्रसार है। पर संस्कृतिकरण में जो पहचान संकट होता है वो सामाजिक परिवर्तन का परिणाम होता है। जब व्यक्ति एक नई संस्कृति के संपर्क में आता है और अपनी पुरानी पहचान को लेकर भ्रमित होता है तो इसे पहचान संकट कहते हैं या सामाजिक परिवर्तन का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पर संस्कृतिकरण में व्यक्ति पहचान संकट से गुजरता है जब? पर संस्कृतिकरण में व्यक्ति पहचान संकट से कब गुजरता है? जब वह अपनी संस्कृति को अपनाता है या वह नई संस्कृति को स्वीकार करता है, वह अपनी परंपराएं छोड़कर दूसरी संस्कृति अपनाता है या फिर वह दोनों संस्कृतियों को संतुलित करता है। वह अपनी परंपराएं छोड़कर जब दूसरी संस्कृति को अपनाता है तब पर संस्कृतिकरण में व्यक्ति पहचान संकट से गुजरता है। जब व्यक्ति अपनी मूल संस्कृति छोड़कर दूसरी संस्कृति अपनाता है तो वह अपने अंदर पहचान को लेकर संघर्ष उत्पन्न होता है उसके अंदर, जिससे पहचान संकट उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब दो संस्कृतियां अपनी विशेष पहचान बनाए रखते हुए कुछ तत्वों का आदान प्रदान करती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब दो संस्कृतियां अपनी पहचान बनाए रखते हुए कुछ तत्वों का आदान प्रदान करती तो वो अनुकूलन है, आत्मसात है, संकरण है या फिर बहिष्करण है। तो अब क्या होता? संकरण होता है जब दो संस्कृतियां अपनी विशेष पहचान बनाए रखते हुए कुछ तत्वों को आदान प्रदान कर रही, पूरी तरीके से आत्मसात नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे संकरण सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दो संस्कृतियां अपनी पहचान बनाए रखते हुए एक दूसरे के कुछ तत्वों को अपनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले देखी गई थी? पर संस्कृतिकरण सबसे पहले कहाँ देखा गया था? उपनिवेशित समाजों में देखा गया था, औद्योगिक समाजों में देखा गया था, ग्रामीण समाजों में देखा गया था या फिर शहरी समाजों में देखा गया था? तो पर संस्कृतिकरण सबसे पहले उपनिवेशित समाजों में
देखा गया था। पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को सबसे पहले उपनिवेश काल में देखी गई थी। यह एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर प्रभाव डालती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सहयोग का कौन सा प्रकार प्रत्यक्ष संपर्क पर आधारित है? सहयोग का कौन सा ऐसा प्रकार है जो प्रत्यक्ष संपर्क पर आधारित है? प्रत्यक्ष संपर्क पर अप्रत्यक्ष सहयोग आधारित है, या फिर द्वितीयक सहयोग आधारित है, या प्रत्यक्ष सहयोग आधारित है, या फिर प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग आधारित है? तो प्रत्यक्ष संपर्क पर प्रत्यक्ष सहयोग ही आधारित होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष सहयोग में व्यक्ति आमने सामने मिलकर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सहयोग मानव समाज का आधार है। यह विचार किस दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है? जो सहयोग है वो मानव समाज का आधार है। ये संघर्षवादी दृष्टिकोण से जुड़ा है, कार्यात्मक दृष्टिकोण से जुड़ा है, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से जुड़ा है, या फिर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से जुड़ा है? तो सहयोग मानव समाज का आधार है, ये कार्यात्मक से जुड़ा हुआ है। कार्यात्मक दृष्टिकोण समाज में सहयोग को स्थिरता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सहयोग की विशेषता नहीं है? सहयोग की विशेषता कौन नहीं है? सामूहिक लक्ष्य, परस्पर निर्भरता, प्रतिस्पर्धा, या फिर सामूहिक प्रयास? निम्न में से सहयोग की विशेषता नहीं है। सहयोग की विशेषता यहाँ पे क्या नहीं है? परस्पर निर्भरता, प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा सहयोग की यहाँ पे विशेषता नहीं हो जाएगी। सामूहिक लक्ष्य भी सहयोग की विशेषता, परस्पर निर्भरता भी है, और सामूहिक प्रयास भी सहयोग की विशेषता होती है। अप्रत्यक्ष सहयोग का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा? अप्रत्यक्ष सहयोग यहाँ पे क्या है? टीम वर्क है, टीम वर्क, या फिर परिवार में कार्य, सहयोग में श्रम विभाजन, या फिर मित्रों का साथ पढ़ना। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष सहयोग पूछा जा रहा है, जो हो जाता है उद्योग में श्रम विभाजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन में लोग अलग अलग काम करते हैं पर लक्ष्य सबका एक होता है। प्रतिस्पर्धा का कौन सा लक्ष्य इसे संघर्ष से अलग करता है? प्रतिस्पर्धा का कौन सा लक्षण इसे संघर्ष से अलग करता है? प्रत्यक्ष विरोध है, या फिर अवैयक्तिकता है, या हिंसा है, या फिर टकराव है? तो प्रतिस्पर्धा का कौन सा लक्षण संघर्ष से अलग करता है? तो अवैयक्तिकता हो जाएगा सही आंसर। प्रतिस्पर्धा में सीधा टकराव नहीं होता, इसलिए यह क्या होता? अवैयक्तिक होता है। संघर्ष में सीधा टकराव होता है। प्रतिस्पर्धा का परिणाम कब संघर्ष में बदलता? प्रतिस्पर्धा संघर्ष में कब बदल जाती है? जब नियमों का पालन हो, जब लक्ष्य स्पष्ट हो, जब तीव्रता बढ़ जाए, या फिर जब सहयोग बढ़ जाए। तो जब तीव्रता बढ़ जाती है तब जो प्रतिस्पर्धा है वो संघर्ष में बदल जाती है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा संघर्ष का रूप ले लेती है। प्रतिस्पर्धा एक निरंतर प्रक्रिया है, इसका कारण क्या है? प्रतिस्पर्धा एक निरंतर प्रक्रिया है, इसका कारण क्या है? स्थायी या स्थायी नहीं है, संसाधनों की कमी है, सहयोग की कमी है, या फिर सामाजिक नियम? तो प्रतिस्पर्धा एक निरंतर प्रक्रिया है या संसाधनों की कमी है। सीमित संसाधनों के कारण प्रतिस्पर्धा लगातार चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संघर्ष की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? संघर्ष में सबसे प्रमुख क्या होता है? अप्रत्यक्षता होती है, प्रत्यक्ष विरोध होता है, सहयोग होता है, या फिर स्थिरता होती है? तो अप्रत्यक्षता नहीं, प्रत्यक्ष विरोध होता। संघर्ष में प्रत्यक्ष विरोध होता, अप्रत्यक्षता प्रतिस्पर्धा में होती है। संघर्ष में सीधा टकराव होता है। संघर्ष का कौन सा रूप समाज के लिए सकारात्मक हो सकता है? संघर्ष में कौन सी ऐसी चीज़ है जो समाज के लिए सकारात्मक होती है? हिंसात्मक संघर्ष समाज के लिए सकारात्मक है, या वर्ग संघर्ष समाज के लिए सकारात्मक है, या नियंत्रित जो संघर्ष होता है वो समाज के लिए सकारात्मक है, या फिर व्यक्तिगत संघर्ष? तो जो नियंत्रित संघर्ष होता है, संघर्ष जब नियंत्रित रूप में हो तो ये समाज के लिए सकारात्मक हो सकता है। नियंत्रित संघर्ष सामाजिक परिवर्तन और एकता को बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन संघर्ष का कारण नहीं है? संघर्ष का कारण कौन सा नहीं? हितों का टकराव, संसाधनों की कमी, सांस्कृतिक समानता, या फिर मूल्य भिन्नता? संघर्ष का कारण इसमें से कौन सा नहीं है? तो सांस्कृतिक समानता नहीं होगा। हितों में टकराव भी संघर्ष में होता है, संसाधनों की कमी से भी संघर्ष होता है, मूल्यों में भिन्नता से भी संघर्ष होता है। सांस्कृतिक समानता इसमें सही आंसर हो जाएगा। समानता से संघर्ष कम होता है, भिन्नता से संघर्ष ज़्यादा बढ़ता है। पर संस्कृतिकरण का संबंध किससे है? पर संस्कृतिकरण का संबंध जैविक परिवर्तन से है, सांस्कृतिक परिवर्तन से है, राजनीतिक संघर्ष से है, या फिर आर्थिक विकास से होता है? तो पर संस्कृतिकरण का संबंध सांस्कृतिक संपर्क से होता है। यह संस्कृतियों के संपर्क से जुड़ा हुआ होता है। आत्मसात्मीकरण की विशेषता क्या है? आत्मसात्मीकरण की विशेषता क्या है? आंशिक परिवर्तन, पूर्ण सांस्कृतिक विलय,
संघर्ष या फिर अलगाव, तो आत्म सात्मीकरण की विशेषता पूर्ण सांस्कृतिक विलय होता है। इनमें एक संस्कृति पूरी तरीके से दूसरे में मिल जाती है। पर संस्कृतिकरण और आत्म सात्मीकरण में मुख्य अंतर क्या है? आत्म सात्मीकरण और पर संस्कृतिकरण में मुख्य अंतर क्या होता है? दोनों समान हैं, एक अस्थायी दूसरा स्थायी है, एक आंशिक दूसरा पूर्ण है, या फिर कोई अंतर नहीं है। पर संस्कृतिकरण और आत्म सात्मीकरण में एक आंशिक और दूसरा पूर्ण है। पर संस्कृतिकरण आत्म सात्मीकरण पूर्ण होता है और पर संस्कृतिकरण में कुछ अंश ही ग्रहण किया जाता है। पर संस्कृतिकरण आंशिक प्रभाव है और आत्म सात्मीकरण पूर्ण विलय है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सांस्कृतिक संपर्क का परिणाम क्या हो सकता है? सांस्कृतिक संपर्क में केवल संघर्ष होता है, केवल सहयोग होता है, या तो फिर दोनों होते हैं? जब सांस्कृतिक संपर्क होगा आपस में तो सहयोग और संघर्ष दोनों ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, सामाजिक प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक प्रक्रियाओं के मुख्य उद्देश्य संघर्ष बढ़ाना है, समाज को व्यवस्थित करना है, प्रतियोगिता बढ़ाना है, या फिर असमानता को बढ़ाना है। तो जो भी सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं वो समाज को व्यवस्थित करती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये समाज में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखती हैं सामाजिक प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 36 है, समायोजन का उद्देश्य क्या है? संघर्ष को बढ़ाना, या फिर संतुलन बनाना, या अलगाव, या फिर प्रतियोगिता। तो जो समायोजन होता है ये संतुलन बनाने का काम करता है। समायोजन संघर्ष को नियंत्रित कर संतुलन बनाता है। सहयोग और समायोजन में अंतर क्या है? सहयोग और समायोजन में अंतर क्या? दोनों समान है, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक है, एक सक्रिय और दूसरा समायोजनात्मक है। तो एक सक्रिय और दूसरा समायोजनात्मक है। सहयोग सक्रिय होता है और समायोजन समझौते पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सामाजिक प्रक्रियाओं में कौन सी निरंतर चलती रहती है? सहयोग है, संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, या तो फिर सभी है? तो जो ये सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, सहयोग है, संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, सभी, ये सभी निरंतर चलती रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? प्रतिस्पर्धा से लाभ क्या होता है? संघर्ष होता है, प्रगति होती है, असमानता होती है, अलगाव होता है। तो प्रतिस्पर्धा में प्रगति होती है, प्रतिस्पर्धा से विकास और प्रगति होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संघर्ष का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? एकता, सहयोग, विघटन, विकास। तो संघर्ष से विघटन ही होता है। संघर्ष में से समाज में टूटने का कारण संघर्ष हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, आत्म सात्मीकरण की प्रक्रिया कब पूर्ण हो जाती है? आत्म सात्मीकरण की प्रक्रिया कब पूर्ण हो जाती है? जब संपर्क हो, जब संस्कृति में बदलाव आए, जब पहचान समाप्त हो जाए, जब संघर्ष हो। क्या पूछा गया? आत्म सात्मीकरण जब पहचान समाप्त हो जाए, दूसरे में पूरी तरीके से समायोजित हो जाए, आत्म सात्मीकरण हो जाए, तब आत्म सात्मीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती। जब मूल पहचान खत्म हो जाती है तब यह पूर्ण होती है। प्रतिस्पर्धा का मुख्य आधार क्या है? समानता, असमानता, या फिर संसाधनों की कमी। तो प्रतिस्पर्धा का पूर्ण आधार संसाधनों की कमी होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सहयोग का सबसे उच्च रूप कौन सा है? सहयोग का उच्च रूप प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या फिर अप्रत्यक्ष है? तो सहयोग का उच्च रूप प्राथमिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, संघर्ष का अंत किस में होता है? संघर्ष का अंत प्रतियोगिता में है, सहयोग में है, समायोजन में है, या फिर अलगाव में है? जब किसी भी चीज़ में समायोजन हो जाता है तो संघर्ष का अंत हो जाता है। संघर्ष के बाद सामान्यतः समायोजन होता है। सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किसका भाग है? जो सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किसका भाग है? अर्थशास्त्र का, समाजशास्त्र का, राजनीति का, इतिहास का? तो सामाजिक प्रक्रियाएं समाजशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं समाजशास्त्र का मुख्य विषय है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सहयोग वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिलकर कार्य करते हैं। यह परिभाषा किसकी मानी जाती है? सहयोग वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। या मैकाइवर और पेज ने कहा है, गिलिन और गिलिन ने कहा, या फिर ऑकबर्न निमकॉफ ने कहा, या फिर बोगार्ट्स ने कहा है। तो ये मैकाइवर और पेज ने कहा है कि सहयोग वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करना सहयोग के लिए किसने कहा? मैकाइवर और पेज ने ऐसा कहा हुआ। क्वेश्चन नंबर 47 है, संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह प्रत्यक्ष रूप से अपने विरोधियों को दबाने का प्रयास करते हैं। संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या फिर समूह
प्रत्यक्ष रूप से मिलकर विरोधियों को अपने दबाने का प्रयास करते। तो विरोधियों को दबाना किसमें कहा गया, किसने कहा है, गिलिन और गिलिन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के मध्य सही अंतर को स्पष्ट करता है। कौन सा ऐसा कथन है जो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के मध्य में अंतर को बताता है। दोनों में प्रत्यक्ष टकराव होता है, प्रतिस्पर्धा अवैक्तिक होती है, संघर्ष व्यक्तिपरक होता है, संघर्ष या शांतिपूर्ण होता है या फिर प्रतिस्पर्धा में हिंसा होती है। क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन है जो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के मध्य सही अंतर बता रहा है। प्रतिस्पर्धा अवैक्तिक होती है और संघर्ष व्यक्तिपरक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा में सीधा टकराव नहीं होता, ये अवैक्तिक होता, जबकि संघर्ष में प्रत्यक्ष और सीधा विरोध होता है, इसलिए ये व्यक्तिपरक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। जब दो संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं पर अपनी मूल पहचान बनाए रखती हैं, तो संस्कृति ये क्या कहलाता है, ये सांस्कृतिक सह अस्तित्व कहलाता है। पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, जब दो संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित तो करती हैं लेकिन अपनी पहचान भी बनाए रखती, तो सांस्कृतिक सह अस्तित्व होता है। जब वो अपनी पहचान खो देती हैं तो आत्मसात्मीकरण होता है, और जब अपनी मूल पहचान बनाए रखती हैं तो सांस्कृतिक सह अस्तित्व होता है। इस स्थिति में संस्कृतियाँ एक दूसरे से प्रभाव लेती हैं लेकिन अपनी पहचान बनाए रखती हैं, जिसे सह अस्तित्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में समायोजन का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में समायोजन का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। दो देशों के बीच युद्ध, दो व्यक्तियों के साथ काम करना, दो विरोधी समूहों के बीच समझौता, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में विलय। सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में समायोजन का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है, दो विरोधी समूहों के बीच में समझौता। सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में समायोजन का सबसे प्रभाव क्या है, दो विरोधी समूहों के बीच में समझौता। समायोजन में विरोधी पक्ष अपने मतभेदों को कम करके समझौते की स्थिति में आते हैं। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो ज़रूर आपने फॉर्म भी डाला होगा और आप पीजीटी या जीआईसी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही जीआईसी और पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।